प्यारे बच्चों, नमस्कार। ज्ञानदीप की अगले कक्षा में या सत्र में आपका अभिवादन, आपका स्वागत। पिछली सत्रों में क्षेत्र मिति के ऊपर अभ्यास कार्य करते हुए मैंने तमाम इतनी सामान्य रूप से उसकी बंद आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफल परिमाप के सूत्रों का निगमन बताया था। चलिए आज फिर क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन को, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र में आपका स्वागत। हमने जो पिछली गतिविधियां की थी उसके बारे में एक थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आपने क्या सीखा, और अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में भलीभांति फिर रिकॉल करा रहे हैं, फिर याद करा रहे हैं, ताकि आपको स्मरण रहे और आप प्रैक्टिस में रहें और इनके सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर सकें। सबसे पहले हमने आयत के ऊपर बात की थी। ये फिगर हमारे पास आयत है और आयत में क्या होती है, ये चारों कोण समकोण होते हैं। ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। तो परिमाप के सूत्र में हमने इसमें बताया था कि इसके लंबाई और चौड़ाई में जोड़ करके उसकी गुणा किससे कर सकते हैं, 2। ये हमारा सूत्र होगा 2 इंटू लेंथ और ब्रेड्थ इसकी क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। आप इस बात को भली भांति समझ लेंगे। पिछली कक्षाओं में भी कक्षा 4 से लेकर कक्षा 7 तक आपको प्रैक्टिस कराई गई थी कि जो इकाइयां हैं वो समान रूप से, ऐसा नहीं होगा कि लंबाई मीटर में दी होगी और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी होगी और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, गणना कर लेंगे, नहीं होगा। या तो समान करिए, राशियों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। या तो सेंटीमीटर में रखेंगे या फिर मीटर में रखेंगे, उसको बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। आप इस बात को कक्षा 7 तक भली भांति सीख चुके हैं। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारे पास इसका आया था। इसमें मैंने बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भाई ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर क्यों आ गया। यहाँ पे देखिए, अगर हमने सेंटीमीटर में इकाई ली तो क्या हुआ, लेंथ भी सेंटीमीटर में और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से जब गुणा होता है, घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा, जब एक घातांक का दूसरे घातांक से गुणा होता है तो घातांक में गुणा, घातांक के नियम के अनुसार जुड़ जाता है। घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की एक घात थी, सेंटीमीटर की एक घात थी। आपको ओरली बता रहा हूँ, यानी कि समझने के लिए बता रहा हूँ। तो वो सेंटीमीटर का घात 2 हो जाएगा, जिसको हम वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं, या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर। आप इसको, दूसरी फिगर हमारे पास वर्ग है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो जब हम परिमाप की बात करेंगे, आपको डेफिनेशन में मैंने आपको इस बारे में बताया था कि जो चारों तरफ उसकी बाउंड्री लाइन है उसको हम उसका परिमाप कहते हैं। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। आप इसमें a और a, यानी कि इसकी भुजा क्या है, a। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास भुजा के साथ गुणा करेंगे तो a गुणा a होगा। अब यहाँ पे देखो, ये a की घात a है, एक ये है, तो गुणा में घाते क्या हो जाती है, अभी जो बता रहा था, गुणा में घाते जुड़ जाती है। इसका फॉर्मूला हो गया। इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास समांतर चतुर्भुज, कौन सा, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, इसकी एक हाइट लेते हैं, यानी कि ये लंब डलता है इसके आधार पर, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। सबसे पहले इसकी हम, सपोज ये ए है, ये तो इसका बी ही है,
यहाँ पे बी, इसके समांतर ये भुजा है, इसके समांतर ये भुजा है। तो यहाँ पे देखिए इसके परिमाप के सूत्र में इसमें आप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। दो भुजाएं ए है, दो भुजाएं बी है और बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2a + b, इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। और इसके सूत्र में हमने निगमन में बताया था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, b × h। इसके बेस से, इसके आधार से गुणा करते हैं इसकी हाइट से, परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट होती है उससे हम इसकी गुणा करते हैं। इस प्रकार से समचतुर्भुज, ये कौन सा है, समचतुर्भुज, इसकी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें हमारे पास समचतुर्भुज में मैंने इसके सूत्र का निगमन बताया था, ये इसके विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो इसके विकर्णों, सबसे पहले तो जब इसकी ये भुजा ए है, ये भी क्या है, ए है, तो ये ए है, तो इसका जो परिमाप आएगा वो 4a आएगा, क्योंकि सारी भुजाएं समान और दो दो भुजाओं का सेट जो है उसका समांतर है। अब इस प्रकार से हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है, मैंने डेरिवेट करके बताया था, आपको निगमन कराया था। ये इसका डायगोनल 1 है, इसको कहते हैं विकर्ण नंबर 1 और इसको विकर्ण नंबर 2 कहते हैं। तो जब हमने इसके बारे में डेरिवेशन बताया था, तो हाफ टाइम ऑफ दोनों डायगोनलों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। हाफ टाइम d1 × d2, इसका क्षेत्रफल होता है। ये सामान्य चतुर्भुज होता है। क्या होता है, सामान्य चतुर्भुज, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सामान्य चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज में हमने क्या कहा था, इसकी एक बेस लाइन, एक विकर्ण लेते हैं, जैसे ये वाला विकर्ण लिया हमने, और इस विकर्ण पर जो लंबवत दूरियां हैं, एक लंबवत दूरी ये हो गई, एक लंबवत दूरी यानी कि लंब बनाती हुई जो दूरियां हैं वो डालते हैं, जिसमें ये h1 हो जाती है और ये h2 हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसका तो यही है कि भाई ए है, बी है, सी है, अलग अलग होती है इसकी तो भुजाएं। तो यहाँ पे चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, चारों भुजाओं का जोड़, भुजाओं का योग, इसका परिमाप। और यहाँ पे जो इसका तो यहाँ पे हाफ ऑफ डायगोनल की गुणा करेंगे, यानी कि इसके एक विकर्ण पर जो हमने बेस लिया है और गुणा गया इसकी हाइट्स को आपस में जोड़ देते हैं, h1 + h2। ये हमारे पास सामान्य चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से हमारे पास समलंब का है। समलंब के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से निरूपण बताया था। इसके ऊपर ये एक हाइट यानी कि इसका एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंबवत दूरी डालते हैं। और इसमें क्या कहा था मैंने, ये तो इसके जो है, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, जो भी है, ये बी सी, ये सी मान लिया, ए बी सी, और ये डी मान लिया। तो ये हमारे पास इसकी अलग अलग दूरियां हैं। अलग अलग दूरी का हम इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, जिसमें हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास बात हो रही है समलंब के ऊपर। तो समलंब में हमने कहा था कि इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ टाइम ऑफ h, इसका जो हाइट है, ऑफ गुना हाफ टाइम ऑफ h, इसकी जो परपेंडिकुलर जो लंबवत दूरी है उसके साथ उसकी गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं इन दोनों की जो समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं क्या है, b + c। इस प्रकार से हमने सूत्रों का निगमन करना आपको बताया था। आइए उसके बाद मैंने वृत्त की बात करी थी। वृत्त में आपको व्यास के बारे में, त्रिज्या के बारे में और उसके सर्कमफेरेंस के बारे में बात की थी, 2πr, जिसमें कहा था पाई एक कांस्टेंट राशि ली गई थी और पाई का मान नियत आता है।
वो स्ट्रिंग्स करके आपको मैंने बताया था, जिस वक्त उसका सरकमफेरेंस निकाल रहे थे परिधि का, तो उसके बाहर के ऊपर हमने धागा लपेटा था, उसको धागे को रख दिया, फिर उसके व्यास के ऊपर धागा लगाया, उसको रख दिया, उसकी नाप से उस सरकमफेरेंस की व्यास से हम क्या करते थे, भाग करते थे। इस प्रकार से हमने 2-3 प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें। 2-3 प्रैक्टिकल में पता चला कि उसका मान नियत आता है, इसका मान 3.141 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 3.14 समथिंग होता है, और सारी उसमें जो है एक नियत मान आता चला जाता है, जिसमें वो पाई का मान होता है। पाई के मान को 22/7 भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी जो परिधि का सूत्र है, ये परिधि था, क्योंकि इसकी भुजाएं तो है नहीं, इसका तो वक्र चल रहा है, यानी कि एक पॉइंट से आप गोल गोल घूमे तो उसके चक्कर हो गया, एक परिधि हो गई। उस परिधि को हम कहते हैं 2πr। क्या कहा? 2πr। पाई एक क्या है? नियत राशि है, और ग्रीक अल्फाबेट है। जिस तरीके से इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ABCDEF, इसी तरह ग्रीक ये जो है वर्ड अल्फाबेट होता है पाई आर। और इसका जो सूत्र, एरिया का जो सूत्र आया था, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या। और हमने इस बारे में बताया था कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। इस प्रकार से इन चीजों को स्मरण करेंगे आप अपनी कॉपी में, अच्छी तरीके से इसको 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद आएगा। प्यारे बच्चों, आज मैंने ये आपको जो पिछले सेशंस में मैंने पढ़ाया था वो आपको रिकॉल कराया है। इन्हीं इसके ऊपर जो है सारी जितनी क्षेत्रमिति के संबंधित क्षेत्रफल है, इन्हीं विधियों से हम निकालेंगे। अभी हम हर एक सूत्र के निगमन के साथ साथ हम उसका एग्जाम्पल, उदाहरण करके बता रहे थे। ठीक इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज पर जुड़ना है, जो किताब की हमारी एक्सरसाइज है। किताब की एक्सरसाइज को भी कनेक्ट करना जरूरी होता है। चलिए आइए हम अब अगले उसमें अपने पाठ्य पुस्तक का अभ्यास लेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे सूत्रों के निगमन के साथ साथ, और अब हम विस्तृत रूप से अपनी जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें जो एक्सरसाइज है उसको भी कनेक्ट करना जरूरी है, उस पर भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं हम अपनी किताब कक्षा 8 क्षेत्रमिति के अध्याय में। और क्षेत्रमिति का अध्याय हमारे पास है, और पेज नंबर एक्सरसाइज पर चलेंगे। हल्के फुल्के मैंने देखिए 11.1 हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 11.1 पेज नंबर है 170 का पहला सवाल मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था। दूसरे सवाल में देखिए, एक फिगर दी हुई है, इसने एक कह रही है कि श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए वर्गाकार प्लाट है। वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहते हैं, घर के चारों ओर एक बगीचा लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिगर्स को लिखेंगे। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, एक वर्गाकार प्लाट दिया हुआ है। और इसकी जो सीमा है वो है 25 मीटर। वर्गाकार है तो चार ही भुजाएं क्या होंगी? 25 मीटर होंगी। और इसमें ये 15/20 में घर बनाएगी। 15 और ये हो गया 20, आयत हो गया 15 मीटर और 20 मीटर, 15 मीटर हो गया, और ये 20 मीटर।
यहां तो इसने घर बना दिया, तो घर हो गया, और यहाँ पे ये फूलवारी लगा रही है, देखिए बागवानी कर रही है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जहां जितना घर बन गया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस पूरे में से। सबसे पहले पूरी फिगर का हमारे पास क्या हो, निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे, और ये मिसेस लिखी जाएगी, क्या नाम है इसका, श्रीमती कौशिक के पास। श्रीमती कौशिक के पास दिया है, क्या दिया है, हल के लिए सबसे पहले दिया ही लिखेंगे। श्रीमती कौशिक का प्लॉट दिया है, प्लॉट का साइज, प्लॉट का साइज ही लिख लें, क्या है 25/25, तो भी क्या है, वर्गाकार प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट। सबसे पहले वर्गाकार प्लॉट का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्रफल है तो भुजा का, और भुजा क्या है इसकी, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 25 गुणा 25, और 25 25 के 625 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास इसका साइज निकल गया, पूरे पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया। अब उसने घर कितने में बनाया, श्रीमती कौशिक ने घर बनाया, पहला पहला तो हो गया, ये घर बनाने के लिए दी गई जगह का क्षेत्रफल। वो कैसा है, आयताकार क्षेत्र, क्या है, यहाँ पे फल लिखना, ऐसी साइज में बनाओ, वो आयताकार साइज में बना, आयताकार, आयताकार हुआ। आयताकार में क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पे देखिए लंबाई कितनी है इसकी आयताकार में, 20, और चौड़ाई कितनी है, 15, ये हो गया 300 मीटर स्क्वायर, या ब्रैकेट में स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। ये 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल घर बनाने में निकल गया। अब शेष क्षेत्रफल क्या बचा, शेष बची शेष जगह जो खाली है, जगह जिस पर बागवानी होगा, बागवानी होगी बराबर, वो होगी बराबर क्या, कितने में से, पूरी जगह में से, संपूर्ण क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, यानी कि पूरी फिगर्स में से इसको घटाएंगे, 625 में से क्या घटेगा, जो आपकी जगह गिर गई है मकान बनाने में, 300। अब यहां पे देखिए इसको हम घटाएंगे, 5 में से 5 गया 5, 5 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2, और 6 में से 3 गया, 325। हमारे पास ये स्क्वायर मीटर क्या है, ये जगह बची। अब इसमें वो बागवानी करने के लिए कुछ खर्चा बता रहा है, वो कह रहे हैं 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर का, क्या कह रहे हैं, 1 वर्ग मीटर बागवानी का खर्चा, या 1 स्क्वायर मीटर, बागवानी का खर्च बराबर
कितना है? 55 रुपए। तो कितने में बागवानी होगी? 325 स्क्वायर मीटर बागवानी में खर्च। खर्च होगा, खर्च बराबर 325 को कहां से गुणा करेंगे? 55 से, और 55 से यहां गुणा करेंगे 325 आ गया 55, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 में 10 तो 12, हासिल लगा 1, 5 में 15 और 1 16, 225 ही हो जाएगा। 5 का 5, 2 और 5 7, 6 2 8, 7 का 17,875। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पास इसका कितना खर्चा आया बागवानी का लगाने का? 17,000। सिस्टम से हम काम करेंगे, यानी कि पूरा प्लॉट दिया गया था, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हमने निकाला पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारे पास हमने ये वाली चीज निकाली। तीसरे नंबर पर हमने ये शेष जगह जिस पर बागवानी होगी ये निकाला, यानी कि पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल से जितना हमारा घर बना है उसको हमने घटा दिया, तो ये 325 स्क्वायर मीटर आया। और 1 वर्ग मीटर का जो खर्च आता है वो 55 रुपए है, तो 325 स्क्वायर मीटर बागवानी का खर्च होगा। 325 में 1 मीटर के खर्चे को हम गुणा कर देंगे, 17,875 रुपए हमारे पास आएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे। करने का तरीका होना चाहिए, अपनी हिसाब से ही करेंगे, और जितनी इसमें दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, उसको सबसे पहले आप एक तरफ कठिन जो चीजें हैं अलग कर लेंगे। उसमें कोई समस्या आती है तो वो अपने मार्गदर्शक यानी कि गुरु जी से जरूर पूछेंगे। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हम यहाँ पे छोटे छोटे कर भी सकते हैं। आप 8-8 के ग्रुप में चलेंगे, इसमें 8 9 10 के ग्रुप में बैठ करके, और पूरा एक पेयर ग्रुप में आप करेंगे, अलग अलग फिगर्स को लिखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, एक आकृति और है, इसमें हमारे पास बिल्कुल सम्मिलित आकृति है। मैंने बोला था कि जिस वक्त मैं सूत्रों का निरूपण कर रहा था, मैंने कहा था एक मिश्रित आकृति आएगी, उस मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हम उसको अगले प्रश्न में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो पीरियड है वो पूरा हुआ है। अगले पीरियड में, अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।